Hello, 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 hello. Well, recording is on. तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक यादव फ्रॉम राघव टॉक्स और आज हम चर्चा करेंगे नीट के काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर, नीट के रिवाइज्ड के ऊपर और कुछ ऐसी छोटी मोटी बातों पर। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मेरे पहले नीट में 686 मार्क्स थे और अब 681 हो चुके हैं बोनस मार्क्स हटने के बाद में। पहले रैंक मेरी 5987 थी, 5998 थी सॉरी, और अब 6534 हो चुकी है। हालांकि ज़्यादा गैप नहीं आया है। एक फाइनल एनालिसिस और कंक्लूजन जो मुझे अपने बेसिस पे मिला है, जो मुझे देखने को मिला है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। साथ में ही नीट का जो काउंसलिंग का एक शेड्यूल यहाँ पर जारी हुआ है, हम उस पर चर्चा करेंगे और मेरे नीट के प्रेजेंट मार्क्स पर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, ये हुआ कि पहले जैसे कि आप सबको पता है बोनस वाले क्वेश्चन के साथ क्या हुआ। जिसके मार्क्स एज इट इज रहे, कम नहीं हुए, उसकी रैंक में अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया। जिसके मार्क्स डिक्रीज हुए, उसकी रैंक में ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। यानी कि जैसे मेरा मान लीजिए 686 से 681 हो गया, तो 500 के आसपास मेरा रैंक में इन्फ्लेशन आया है। लेकिन लोअर मार्क्स वाले, जैसे मेरे एक फ्रेंड का मैं एग्जांपल देता हूँ, 655 उसके मार्क्स थे और उसका बोनस मार्क्स वाला क्वेश्चन हटा नहीं, पहले भी उसने वही किया था जो अब किया है। तो 655 पे उसकी रैंक 27,000 के आसपास कुछ थी, 27,000। अब उसकी रैंक 23,000 हो चुकी है। पहले ये माना जा सकता था कि वो ओबीसी में एक सिलेक्शन के दायरे से थोड़ा बाहर था या बहुत थोड़ा सा अंदर था, अब वो सेफ है। तो जिसके मार्क्स कम नहीं हुए हैं, उनको एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है अपने रैंक में। ये फाइनली कंक्लूजन निकला हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रिवाइज्ड रिजल्ट जो जारी हुआ है, उसमें कुछ रेगुलरिटीज़, कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, उस पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, फाइनली कंक्लूजन ये निकला है। पहले हम क्या मानते थे कि नीट के अंदर एनसीईआरटी हमारा सब कुछ है, हमारी गीता है, हमारी कुरान है, हमारा बाइबल है, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, सब है एनसीईआरटी में जो लिखा है, दैट इज़ द फैक्ट, वही है। ठीक है। अब फाइनली हुआ ये है कि एनसीईआरटी में साहब जो लिखा है, अगर वो गलत लिखा है तो आपको अपने अकॉर्डिंग सही उसको करना है। ठीक है। अगर एनसीईआरटी में सही लिखा है तो सही है, पर कभी कभी चीजें होती है, हमें टीचर्स बताते हैं कि साहब ये एनसीईआरटी में गलत है, पर वाकई में ये क्वेश्चन कुछ अलग है, एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, फैक्ट अलग है। तो आपको अब क्या करना है, एनसीईआरटी में जो लिखा है उसका अंधभक्त नहीं बनना है। जो टीचर कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में ये गलत है, इसका सही आंसर ये है, तो वो मानकर चलना है। क्योंकि आपने देख लिया है टर्म वाले क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ था, लेकिन ट्रूथ के बेस पर आंसर क्या है, उसका आंसर ट्रूथ के बेस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी ने दिया है कि जो ट्रूथ है उसके बेस पे। तो अगर एनसीईआरटी में कुछ गलत भी लिखा हुआ है, डेटा वाइज कुछ करेक्शन है या कुछ लाइन करेक्शन है और टीचर बोल रहे हैं कि ये गलत है, आपको इस तरह सही मानना है, तो आपको आंसर जो टीचर बता रहे हैं सही वो ही देना है। अब एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा एनसीईआरटी फॉलो नहीं करना, एनसीईआरटी को 100% फॉलो करना है, लेकिन उसकी कुछ गलतियां जो फैक्ट से दूर हैं, फैक्ट को अलग बताती हैं, उन फैक्ट की चीजों को आपको इंप्रूव करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है। तो हम पहले एक बार काउंसलिंग के शेड्यूल पे एक बार देख लेते हैं क्या रहता है। देखिए, ये 2024 का काउंसलिंग शेड्यूल आपके सामने इस तरह से पब्लिश हो चुका है जो हम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ पर 14 ऑफ अगस्त से 16 ऑफ अगस्त तक आपका वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इन एनएमसी। यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपके काउंसलिंग के अंदर एनएमसी के थ्रू, उनका वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स का, वो अपनी सीट मैट्रिक्स पहले जारी करेंगे। स्टेट वाइज हर एक स्टेट का, हर एक कॉलेज का सीट मैट्रिक्स पहले जारी होगा काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले। और उन स्टेट में उस कॉलेज की सीटों का जो सीट मैट्रिक्स जारी हुआ है, उनका वेरिफिकेशन डेट है 14 से 16 तक का। फर्स्ट प्रोसेस ये होता है काउंसलिंग जब स्टार्ट होता है उसके टाइम पे। अब उसका नेक्स्ट स्टेप आपका होगा रजिस्ट्रेशन या पेमेंट।
आपको अपनी काउंसलिंग के स्टार्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पेमेंट करवाना पड़ेगा। वो होगा 14 ऑफ अगस्त से 20 ऑफ अगस्त तक। डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 12 नून तक, 12 बजे तक होगा, ओनली एज पर सर्विस सर्वर टाइम। ठीक है, सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग होगा आपका। ठीक है, पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑफ 20 अगस्त 2024 एज पर सर्वर टाइम। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 से 20 तक का होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 12 बजे तक हो सकता है। लेकिन आपका जो पेमेंट का टाइम है, पेमेंट का टाइम भी 14 से 20 तक होगा, लेकिन आप पेमेंट 12 बजे से भी ज़्यादा टाइम में कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करवा के पेमेंट वाला पोर्शन खाली छोड़ दिया, पेमेंट आपने नहीं किया है, पेमेंट बाद में छोड़ दिया है, तो 12 बजे तक ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन में पेमेंट वाला सेक्शन है वो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, यानी कि 20 तारीख तक 3 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की, काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप की, फर्स्ट राउंड की। उसके बाद में प्रोसेस आता है साहब आपका चॉइस फिलिंग या लॉकिंग वाला प्रोसेस। उसमें क्या करना होगा, 16 अगस्त 2024 टू 20 अगस्त 2024, 16 अगस्त 2024 टू 20 अगस्त 2024 तक आपका चॉइस फिलिंग या लॉकिंग होगा। यानी कि आपको कॉलेजेस के सामने आपकी चॉइस को फिल करना होगा, लॉक करना होगा, जो आपने चॉइस फिल की है उसको। अप टू 11:15 PM 20 अगस्त, 20 अगस्त के 11:55 रात तक को आपको ये करना होगा, ओनली एज पर सर्वर टाइम। चॉइसेस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 20 अगस्त। देखिए 16 तारीख से 20 तारीख तक को तो आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, क्लियर है, 11:55 बजे तक, रात के 20 तारीख तक। अब आता है चॉइस लॉकिंग, आपने चॉइस फिल कर दिया लेकिन उसको लॉक नहीं किया, उसका भी टाइम है। चॉइस लॉकिंग है 4 PM ऑफ 20 अगस्त, 20 अगस्त के 4 PM से लेकर 20 अगस्त के 11:55 PM तक आपका ये रहेगा क्या, चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस। फिर आएगा आपका प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। आपको सीट अलॉटमेंट जब होगा तो उसका प्रोसेस जो होगा वो 21 अगस्त और 22 अगस्त को बताया गया है, 21 अगस्त से 22 अगस्त तक। ठीक है, सीट अलॉटमेंट का। इसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, प्रोसेस होगा सीट अलॉटमेंट का, अंदरूनी प्रोसेस उनका जो होगा। उसके बाद में आपका रिजल्ट 23 अगस्त को पब्लिश होगा। रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग का आपका टाइम 24 अगस्त से 29 अगस्त तक होगा। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूशन शेयरिंग बाय डाटा बाय एनएमसी, यानी कि ये आपको रिजल्ट आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो होगा 30 अगस्त टू 31 अगस्त 2024। ठीक है जी, ऐसे ही आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। फिर आपका आता है जी सेकंड राउंड। जैसे ये 3 दिन का टाइम है, ये 7 दिन का, ये 5 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, 6 दिन का, 2 दिन का, ये सब आप देख लीजिएगा। फिर वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक, ठीक है, ये सेकंड राउंड हो जाता है। ऐसे ही सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड में भी वही सब चीज़ें हैं जो अपन ने फर्स्ट राउंड में डिस्कस की हैं। इसके बाद में थर्ड राउंड जो होता है वो होता है फॉर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस सबके लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग तीनों का सेम ही अब की बार यही आपका काउंसलिंग का डेट वगैरह सब यही रहने वाला है। काउंसलिंग का शेड्यूल सेम रहने वाला है तीनों के लिए, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए भी। ठीक है जी, ये आपका जिसे थर्ड राउंड के बाद में आपका जो फोर्थ राउंड, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होगा इस तरह से। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम ये सब देख लीजिएगा आप। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ओके, अब कुछ एक दो चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये कुछ डेट थी जो मैंने बताई है, क्या कुछ करना है। देखिए ऐसा होगा कि पहले, आज से 2 साल पहले कुछ ऐसा था कि फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गया, तो फर्स्ट राउंड में तो आपको कॉलेज मिलने के बाद भी आपको अगर वो कॉलेज पसंद नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते थे, उसको फ्री एग्जिट कर सकते थे। लेकिन सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलने के बाद आप एग्जिट नहीं कर सकते थे, आपको या तो कॉलेज छोड़ना होता था या कॉलेज लेना होता था। लेकिन अब पिछले 2 साल से ये प्रोसेस बदल दिया गया। अब क्या है, फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। सेकंड राउंड में आपने मान लीजिए कॉलेज ले ली, तो कॉलेज लेने के बाद में आप उस पर्टिकुलर कॉलेज जो आपको अलॉट हुई है उसमें अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैंक उससे अच्छे कॉलेज में फिक्स हो सकती है नेक्स्ट राउंड में, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कैसे करें, तो आप उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। पहले का ऐसा प्रोसेस नहीं था, अब हुआ है पिछले 2 साल में कि आप उससे अपग्रेड कर सकते हैं, आप काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अलॉटेड कॉलेज को पहले ज्वाइन करना पड़ेगा।
अब अगर आपको वो कॉलेज पार्टिसिपेट करने के बाद आपको अपग्रेडेड या अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो अपने आप डॉक्यूमेंट वहाँ से वहाँ चले जाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका अपग्रेड नहीं हो पाता, तो फिर आपका उसी का कॉलेज के अंदर एडमिशन रहता है। ये प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। ठीक है जी? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको दी है, एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दी है। एक मैं अपना रिज़ल्ट एक बार री-रिवाइज़ और यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ। ओके, ओके, ये लो। तो दोस्तों, ये रहा मेरा मार्क्स, रिवाइज़्ड मार्क्स जो है। ये रहा मेरा रिवाइज़्ड मार्क्स 681। ये रहा मेरी स्ट्रीट की कैटेगरी कैटेगरी रैंक 2577। और ये रहा मेरा ऑल इंडिया रैंक 6534, जो पहले 59 था। 6534। ठीक है जी? ये मेरा रिज़ल्ट इस तरह से है। कॉलेज स्टफ्स ऑफ माइन। ठीक है जी? तो ये अपना एक छोटा-सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें मैंने आपको काउंसलिंग की कुछ अपडेट दी है, काउंसलिंग के डेट के बारे में कुछ बताया है, एक छोटे से लॉ के बारे में बताया है, मेरा रिज़ल्ट आपको बताया है, और रिज़ल्ट से कौन-कौन प्रभावित हुए हैं, उस चीज़ को मैंने आपको इसमें डिस्कस किया है। डिस्कस ये हुआ है कि जिसके मार्क्स कम नहीं हुए हैं, उनको एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। जिनके मार्क्स कम हुए हैं, उनको इन्फ्लेशन तो मिला उनकी रैंक में, पर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे मेरे 500 के आसपास इन्फ्लेशन हुआ है, मेरे कुछ दोस्तों के अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिनके मार्क्स एज इट इज़ थे 655 जिसके थे, उसकी 27,000 के अप्रोक्स जो रैंक थे, अब 23,000 के अप्रोक्स आ चुकी हैं, वो रेंज में आ चुके हैं। यही कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस की है। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।